A very good evening to all of you. जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भाई वॉइस वगैरह सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। तो शुरू करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। कल से फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल जहां सेशन हम लोगों ने ड्रॉप किया था उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे और आगे चल देंगे। डन। टॉपिक चल रहा था हमारा वर्ब का। आप मुझे पूछ कुछ भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बेसिक टू एडवांस मोड पे हम बात कर रहे थे, बट मैं बिल्कुल भी आपका जो है वो टाइम जो है उसको इधर उधर नहीं लेके जाएंगे, यूटिलाइज करेंगे फुल टाइम। अगर 50 मिनट, 60 मिनट, 1 घंटा जितनी भी क्लास चलती है तो उसमें ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगा बजाय जो है वो बातचीत की। कल जो बातचीत होनी थी, करनी थी, वो हम लोगों ने कर ली है। वर्ब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले मैंने कहा कि वर्ब जो है वो एक्शन भी रिप्रेजेंट करता है, स्टेट और आपका साथ साथ में पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर हम लोगों ने उसके साथ में एक पॉइंट और जोड़ा कि सर जब वर्ब एक्शन, स्टेट या आपका पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है तो क्या वर्ब में कोई ऐसी फॉर्मेट भी बनता है, क्या वर्ब में कोई ऐसा फॉर्मेट भी बनता है कि वर्ब को फाइनाइट या नॉन फाइनाइट में बनाए, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो चेंज हो या चेंज ना हो। तो सेकंड जो पॉइंट ऑफ व्यू था हमारा वो क्या था कि सर वर्ब या तो फाइनाइट होगी या नॉन फाइनाइट होगी। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती है वो फाइनाइट, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती वो उसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर हमने फाइनाइट पढ़ना शुरू किया और उस फाइनाइट को पढ़ने के साथ साथ जो है वो जिसके बेसिक सेंस में हम बात कर रहे थे कि वर्ब को जनरली इन 3 कैटेगरीज में लेकर चलते हैं। कौन कौन सी? कि सर मेन वर्ब, थोड़ा सा बता दे रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, और तीसरा आपका पॉइंट था सर हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल्स टू मेन वर्ब। एक या दो एग्जाम्पल आपसे पूछूंगा, उसके बाद में मैं आज के सेशन की शुरुआत करूंगा। इफ आई से सी लुक्स ब्यूटीफुल, दूसरा मैंने कहा सी इज ब्यूटीफुल। आप मुझे इन दोनों में बताएंगे कि ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, ये दोनों बता दीजिए सर। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये मतलब कल का एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा, रिकैप हो जाएगा जो मैंने कल तक पढ़ाया था। मैंने कल इन 3 बातों पे चर्चा की थी मेनली, कि मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इज इक्वल्स टू मेन वर्ब। और अगर आप कल यूट्यूब के सेशन में थे, 8 बजे जो हम यूट्यूब पे सेशन ले रहे हैं अभी, अगर आप उस सेशन में शामिल थे तो आपने इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस भी देखे होंगे। क्यों? क्योंकि वास्तविकता में इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो देखो, शुरुआत कर चुके हम लोग। कुछ साथी कह रहे हैं कि सर लुक्स आपकी मेन वर्ब है और इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, लुक्स आपकी मेन वर्ब है और इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये कहना ठीक है? मेन वर्ब है सर दोनों, बिल्कुल ठीक बात है। चलो, सबका अलग अलग विचार है, आइए देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, अगर अकेली वर्ब आ रही है इसका मतलब सेंटेंस फ्रेम हो सकता है, ये मेन वर्ब है। ये क्या है? आपकी मेन वर्ब है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अगर मैं इसको हेल्पिंग वर्ब मान लूं तो शर्त पूरी करनी होगी कि इसके साथ क्या आएगी? मेन वर्ब, और मेन वर्ब तो आ नहीं रही है। इसका मतलब सर ये वास्तविकता में क्या है कि अगर हेल्पिंग के बाद मेन नहीं आती है तो हेल्पिंग खुद ही मेन बन जाती है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि सर इज हेल्पिंग वर्ब ना होके, इज हेल्पिंग वर्ब ना होके क्या कहलाएगी? मेन वर्ब कहलाएगी। यानी दोनों ही एग्जाम्पल में मैंने जो यूज की है वो मेन वर्ब है। वो क्या है? आपकी मेन वर्ब है, दोनों में मेन वर्ब है। परफेक्ट। नाउ कम टू द पॉइंट। जो फाइनाइट कैटेगरी हम कल पढ़ रहे थे, जिस फाइनाइट कैटेगरी हम कल बात कर रहे थे, जो फाइनाइट वर्ब है, जिसमें से पहली बातचीत हमारी हुई थी कि सिर्फ फाइनाइट की 2 कैटेगरी होती है। फाइनाइट की 2 कैटेगरी होती है। एक आपकी कौन सी? फाइनाइट की 2 कैटेगरी, ये बता दिया था क्या? आई थिंक बता दिया था।
कि फाइनाइट में एक मेन वर्ब होती है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होती है। यहां तक ये पार्ट हो गया था। तो हमने कहा था कि सर फाइनाइट वर्ब में एक होती है आपकी मेन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया, प्राइमरी जिसको अपन कहते हैं, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका क्या है, प्राइमरी वर्ब है। और दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी वर्ब। अच्छा बता दिया था, दूसरी आपकी कौन सी होती है, सेकेंडरी वर्ब। इसका मतलब ये है जी सहायक क्रिया। ये क्या है आपकी सहायक क्रिया, सेकेंडरी कह दो, या सेकेंडरी तो इसको बाद में कहेंगे, पहले इसको ऑक्सिलरी वर्ब कह दो। पहले इसको क्या कह दो, ऑक्सिलरी वर्ब कह दो, जिनकी टोटल संख्या होती है 24। टोटल संख्या कितनी होती है, 24। तो पढ़ने की शुरुआत करते हैं हम लोग कहां से, मेन वर्ब से। पढ़ने की शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे, मेन वर्ब से जो है वो शुरुआत करेंगे। अब इतनी मेहनत क्यों की है जब हमने ये बता ही दिया है, तो आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो सर, पहले बात कर रहे हैं आपके मेन वर्ब के बारे में। अब यही बातचीत लंबे टाइम चलेगी। अगर मैं बात करूं कि सर मेन वर्ब को फॉर्म के बेस पर अगर बात करें, बेस्ड ऑन फॉर्म, तो मेन वर्ब की कितनी फॉर्म बन सकती है, मेन वर्ब की कितनी फॉर्म जो है वो बन सकती है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेन वर्ब की कितनी फॉर्म बनाई जा सकती है, तो आप उसे कहिएगा कि मेन वर्ब को 5 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कितनी जगह यूज कर सकते हैं, 5 तरीके से जो है वो इसको यूज किया जा सकता है। पहला आपका तरीका हो जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा आपका तरीका हो जाएगा मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तीसरा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अब मैं यहां हमेशा हर बैच में एक बात कहता आया हूं कि कई बार कुछ बढ़िया टीचर्स, मैं बिल्कुल उनको भी गलत नहीं कहता, वो भी अपनी जगह सही है, वो इसको 0 से शुरू करते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4 पे लाके छोड़ देते हैं। उनकी समझाने का तरीका बिल्कुल ठीक है, तरीके से वही चीजें होती है, लेकिन हमारा क्या है कि हमने इसी को फॉलो किया हुआ, इस पैटर्न को। इसलिए मैं उस पैटर्न से छेड़छाड़ नहीं करता, क्योंकि एकदम से नए सिरे से चीजें सिखाना थोड़ा अनऑथेंटिक लगता है। चीजें वही रहेगी। तो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में सबसे पहले तो इनका नाम पूछ लेते हैं। कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच देगा और आपको पूछ लेगा कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया, ही वेंट होम। अब आपको ये नहीं पूछेगा, आपको ये नहीं पूछेगा कि वेंट क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा और कहेगा कि साहब ये बताओ कि क्या वेंट प्रेजेंट फॉर्म है, या पास्ट फॉर्म है, या पार्टिसिपल फॉर्म है, या आईएनजी फॉर्म है। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इससे भी जो है वो थोड़ा हमें पता होना चाहिए कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम प्रेजेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं। कौन सी फॉर्म कही जाएगी, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आपकी प्रेजेंट फॉर्म। सेकंड आप बताते चलो सर, ये हो जाएगी आपकी प्रेजेंट फॉर्म, ये आपकी हो जाएगी प्रेजेंट फॉर्म। फिर ये आपकी हो जाएगी पास्ट फॉर्म। तीसरी फॉर्म कौन सी होती है ये बताओ आप। फोर्थ फॉर्म हो जाएगी आईएनजी फॉर्म। और फिफ्थ आपकी हो जाएगी एस ईएस या आईईएस फॉर्म, एस ईएस या फिर आपका जो है वो आईईएस फॉर्म। डन। तो प्रेजेंट पास्ट ये कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म छोड़ रखी है मैंने। ये तो आईएनजी हो जाएगा, ये एस ईएस या आईईएस हो जाएगा। थर्ड फॉर्म जो होती है उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब ये 5 फॉर्म होती है किसकी, वर्ब की। कोई भी वर्ब होगी, कोई भी जो मेन वर्ब होगी, तो वो 5 पैटर्न पे लिखी जा सकती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे कोई भी हमने वर्ब ली, हमने कह दिया कि सर इसका कोई एग्जाम्पल भी तो दे दो, तो ले लेते हैं इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल, जिसमें हम कह देते हैं कि सर ये जो वर्ब्स है, जैसे कोई वर्ब हम लोगों ने ले ली आपका गो, तो सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी सर, सेकंड फॉर्म होती है वेंट। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, गॉन, गो वेंट गॉन। फोर्थ क्या बन जाएगी, गोइंग, फोर्थ क्या बन जाएगी,
गोइंग, और फिफ्थ क्या बन जाएगी, एस ई एस या आई ई एस अगर लगे तो इसका मतलब यहां क्या लग जाएगा, गोस। ठीक वैसे ही कोई भी वर्ब आप जो है वो यूज करते हैं, जैसे अच्छा ये हो गई आपकी, अच्छा राइट क्या लिखी हमने, राइट। सेकंड फॉर्म क्या बन गई, रॉट। सेकंड क्या बन गई, रॉट। थर्ड फॉर्म क्या बन गई, रिटन। क्या बन गई, रिटन। फोर्थ फॉर्म क्या बन जाएगी, राइटिंग। फोर्थ फॉर्म क्या बन जाएगी, राइटिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या बन जाएगी, राइट्स। डन। फोर्थ को प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहते हैं भाई, फोर्थ जो है वो आई, हां नहीं 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 नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहते हैं। इसी तरीके से आप गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज हो गया, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग और राइट्स हो गया। एक वर्ब आपको देता हूं, ये आप बनाओ, देखिए फ्लाई। इस वर्ब के बारे में आप इसकी पांचों फॉर्म मुझे बताएंगे, कितने लोगों को आती, फ्लाई। सिर्फ वेंट टू ऑफिस नहीं आएगा, सिर्फ वेंट ऑफिस आएगा। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है ना लक्ष्मण भाई, उसे क्या कहा जाता है, उसे जिरेंट फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहना जो है वो वैसे तो सही है, बट वो अलग फॉर्मेट है। आपकी बात सही है, मैं मना नहीं करूंगा, बट वो यहां नहीं हो सकती। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग, और आपका जो है वो फ्लाइज। बहुत बढ़िया। कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आपका फ्लाई, सेकंड फॉर्म आपका जो है वो फ्लू, थर्ड फॉर्म आपका हो जाएगा फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फोर्थ फॉर्म आ जाएगा आपका फ्लाइंग, और फिफ्थ फॉर्म आ जाएगा आपका फ्लाइस, एफ एल आई ई एस, एफ एल आई ई। डन। तो ये तो बात हुई बेसिक फॉर्मेशन की। अब आपको कुछ नई नई चीजें जो आज अभी और इसके बारे में हमेशा याद रखनी है, कि सर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा और हमेशा प्लुरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा और हमेशा क्या होती है, प्लुरल होती है, यानी बहुवचन होता है। वर्ब की पांचवी फॉर्म हमेशा और हमेशा सिंगुलर होती है। वर्ब की पांचवी फॉर्म हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है, याद रह जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लुरल, वर्ब की पांचवी फॉर्म सिंगुलर, ये हमेशा रहेगी। और सेकंड, थर्ड और फिफ्थ जो है वो आपकी किसी भी सिंगुलर या प्लुरलाइज फॉर्म में यूज नहीं की जाती है। अब इसको देखो कि सर ये सिंगुलर प्लुरल वाला क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए एक वर्ड या एक टॉपिक या एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना होगा, जिसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग ये है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग ये है कि सर सब्जेक्ट जैसा होगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लुरल है तो फिर आपकी वर्ब भी क्या होगी, प्लुरल होगी। ये इसको फॉलो करता है, ये क्या करता है, इसको फॉलो करता है। और इसी वजह से वर्ब सिंगुलर और प्लुरल भी होती है। वर्ब क्या होती है, सिंगुलर और प्लुरल भी होती है। अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो कुछ यूं इस बारे में समझिएगा, जैसे मैंने कहा सी प्ले चेस एवरी डे। बताओ सर क्या ये सेंटेंस सही है? अगर आपको कोई गलती लगे तो आप ठीक कर दीजिएगा। सेकंड सेंटेंस, बता दीजिए। सी प्ले चेज एवरी डे। दूसरा आपका दे इज डूइंग देयर वर्क, दे इज डूइंग देयर वर्क। देखो पहला जो है वो आप कह रहे हैं कि सर पहले में आप सी के बाद में प्ले ना लिख के प्लेज लिखेंगे, और दूसरे में आप जो है वो दे के साथ इज ना लिख के आर लिखेंगे। आपको किसने बताया सर, ये कैसे याद किया है ना, किसने बताया था कि साहब ऐसा होना चाहिए? तो आप कहोगे सर ये तो सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है।
ये तो एक बहुत पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो हम बचपन से सीखते आए हैं कि अगर दे लिखा है तो हम आगे इज नहीं लगा सकते। अच्छा, जबरदस्ती है क्या नहीं लगा सकते? कि सर जबरदस्ती नहीं है, ये फुलफिलमेंट नहीं होता है, सेटिस्फिकेशन नहीं माना जाता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। क्यों? क्योंकि दे जो सब्जेक्ट है वो वास्तविकता में प्लुरल है और इस जो वर्ब है वो सिंगुलर है, तो दोनों का पैटर्न नहीं बैठ रहा है। तो सिंगुलर की जगह हमें क्या लाना होगा? सिंगुलर की जगह हमें लाना होगा प्लुरल वर्ब को। किसको लाना होगा? प्लुरल वर्ब को लाना होगा। सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल, यानी इस को हटाओ, क्या लगा दो? आर लगा दो, तो अब ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये इसकी जगह प्लुरल वर्ब है, दे आर डूइंग देयर वर्क। ठीक वैसे ही ऊपर देखो गुरुदेव, यहां क्या लिखा है? सी। सब्जेक्ट जो है वो कैसा है? सिंगुलर है। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और वर्ब सिंगुलर हो तो वर्ब को हमेशा कौन सी फॉर्म में लिखना पड़ता है? पांचवी फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लुरल होती है, और एस ई एस आई ई एस लगने के बाद वर्ब सिंगुलर होती है। एस ई एस या आई ई एस लगने के बाद वर्ब सिंगुलर होती है, तो इसका मतलब सी के साथ प्ले नहीं लिखा जाएगा, सी के साथ लिखा जाएगा प्लेस। क्या लिखा जाएगा? प्लेस लिखा जाएगा, और यह बिल्कुल ठीक माना जाएगा। तो इससे क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो वर्ब की फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्रेजेंट, और वर्ब की पांचवी फॉर्म हमेशा जो है वो प्रेजेंट तो होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लुरल, और वर्ब की पांचवी फॉर्म हमेशा सिंगुलर होती है। थोड़ा और समझा देता हूं, मतलब इसके जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, मैं तो ये मान के चलता हूं कि आपको बिल्कुल आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। और अगर किसी को ये लगता हो कि साहब ये तो बहुत बेसिक है, आप तो बहुत लो क्वालिटी के, कई बार आते हैं हमारे पास में भी 2-4 मैसेज ऐसे रेगुलरली में आते रहते हैं कि जिस बच्चे ने एक आधा जो है वो कहीं से, मतलब होता ना कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता है, कि कोई टीचर का पहले बैच ले रखा था, तो वो अपने आप को बहुत स्टैंडर्ड पे समझना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि यार ये तो बहुत लोकल पढ़ा रहे हैं, बहुत इजी, बहुत जो है वो ऐसे सब्जेक्ट बता देते हैं, वर्ब बता देते हैं कि ये सिंगुलर है तो क्यों हुआ। तो आप किसी भी टॉपिक के लगभग 4 क्लास बाद में मुझसे मिलो। 4 क्लास जो बेसिक खत्म हो जाता है उसके बाद में मुझसे मिलना, मतलब उस क्लास में जुड़ना, और फिर फील करना कि आपने जो कहीं से भी आज तक पढ़ा है उससे कितना एक्स्ट्रा आपको मिला है। समझ रहे हो? तो हमें जीरो से ही चलना है, क्योंकि सारे साथियों को साथ लेना है। सुनो जी, सेकंड पोर्शन पे जो बातचीत चल रही है, अब पॉइंट टू बी नोटेड है, मतलब छोटी छोटी बातें जो मैं आपको लिखवा रहा हूं कि सर पहली बात तो ये सिंगुलर और प्लुरल वाला आइडिया हमें दे दो। तो जो सब्जेक्ट होते हैं, जो सिंगुलर या प्लुरल होते हैं, जो सिंगुलर या प्लुरल होते हैं, उनकी मैं एक टेबल बना दे रहा हूं आपको कि ये तो होते हैं सिंगुलर और ये होते हैं आपके प्लुरल। ये तो होते हैं आपके सिंगुलर और ये आपके होते हैं प्लुरल। ठीक है जी, इनकी टेबल बना दे रहे हैं। कौन सी? कि सर सिंगुलर की अगर कोई आपसे पूछे तो आप हमेशा कहिएगा, आप हमेशा कहिएगा कौन सा? ही, सी, इट, ये किसी व्यक्ति का नाम, और साथ साथ में आपका जो है वो वन। ये तो होते हैं प्योर सिंगुलर, ये कभी प्लुरल हो ही नहीं सकते हैं। ये कभी प्लुरल जो है वो हो ही नहीं सकते। ही भी कभी प्लुरल नहीं हो सकता, शी नहीं हो सकता, इट नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, और किसी व्यक्ति का नाम प्लुरल नहीं हो सकता। अगर प्लुरल की बात करें तो आई, वी, यू, दे, ये जो है वो प्लुरलाइज फॉर्म में यूज किए जाते हैं हमेशा। कौन सा? आई, वी, यू, दे, या फिर बहुत सारे लोगों के नाम, यानी आपका प्लुरल फॉर्मेशन में अगर मान लीजिए नाम को मैं नेम्स लिख रहा हूं। अब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हैं कि सर आई के कुछ बेसिक वर्क है कि आई की जगह आई के साथ एम भी लगता है, और आई के साथ जो है वो वोज भी लगता है। ये स्पेशल केस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो ये हम चर्चा करेंगे जब हम चलेंगे कहां पे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अभी इतना रखो कि ये सिंगुलर है और ये प्लुरल है, इससे आपको 2-3 चीजों में आसानी हो जाएगी। एक तो वर्ब का यूज करना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों को। दूसरा, एक साथ साथ में जब लिख ही रहे हैं तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं तो इसके पीछे का लॉजिक भी लिख ही लीजिए। एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि सर अगर वर्ब के लास्ट में, है ना, वर्ब के लास्ट में क्या है? ओ, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, जेड, ये डबल जेड आता है, तो हम वहां हमेशा क्या लगाएंगे? हम उस वर्ब को सिंगुलराइज करने के लिए ईएस का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे,
ईएस का यूज करेंगे। डन। दूसरा कि अगर हम सेकंड फॉर्मेशन पे चलें तो हम कह सकते हैं कि सर अगर वर्ब जो है, वर्ब के लास्ट में वाई हो, वर्ब के लास्ट में क्या हो, वाई, एंड पहले कंसोनेंट, कंसोनेंट होता है व्यंजन, तो हम वाई को रिप्लेस कर देते हैं किससे, आईईएस से। वाई को रिप्लेस कर देते हैं किससे, आई, वाई की जगह आई लगाते हैं और ईएस लगा देते हैं, यानी आईईएस लिख देते हैं। तो ये तो सिंपल है। और बाकी जो बच गए, बाकी जो बच गए वो सब के साथ में क्या लग जाएगा, आपका एस लग जाएगा। तो ये फॉर्मेट भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो है वो याद रख सकते हैं कि कहां एस लगता है, कहां ईएस लगता है और कहां आईईएस लगता है। ये आपके बेसिक क्लियर हुए हैं जो वर्ब से रिलेटेड। अब वर्ब के एक एक एडवांस पार्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। सिंगुलर बता दिया, प्लुरल बता दिया, इनके साथ आने वाली वर्ब बता दी, वर्ब कौन कौन सी आती है। अब यहां से शुरू करते हैं स्ट्रक्चर को बनाना। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनेशन यहां से 101% क्वेश्चन पूछता है। आरपीएससी ने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं सर। देखो जी, कौन से हैं कि सर थोड़ी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ना कह के मैं इसको कहूंगा आपका पैटर्न। पैटर्न की बात करते हैं कि कौन कौन से पैटर्न जो है वो बन सकते हैं। फिलहाल दो पैटर्न आप समझो कि मैंने आपको कहा था कि मेन वर्ब सेंटेंस बना सकता है। मेन वर्ब जो है वो सेंटेंस बना सकता है, बोलो हां कि ना। रिलेटेड टू पैटर्न, रिलेटेड टू मेन वर्ब, जो मेन वर्ब से रिलेटेड पैटर्न है अगर उनकी बात करें तो मैंने आपको निवेदन किया था कि मेन वर्ब से सेंटेंस बनाया जा सकता है। अच्छा, बीच में पूछूंगा कल 8 बजे जो यूट्यूब पे क्लास होती है वो किस किसने ज्वाइन की थी। मतलब वो इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि मुझे प्रमोशन करना है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कल उसमें इस वाले दोनों पैटर्न जो मैं भी लिखवा रहा हूं इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। मतलब लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड थे। ज्वाइन की होगी तो आप रिलेट कर पाएंगे, अगर नहीं की है तो आज ज्वाइन कर लीजिएगा। वो रेगुलर जो है वो सेशन चल रहे हैं। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा पैटर्न की स्पेलिंग गलत लिख दी है भैया, PATTERN लिखो जी। पैटर्न नहीं होता, पैटर्न होता है। भावनाओं में बह गए थे। चलिए, पहला कि सर सब्जेक्ट के बाद आप मेन वर्ब का यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म जो है वो यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म यूज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि सर सब्जेक्ट के बाद या तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, या आप वर्ब की जो है वो सेकंड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, या आप वर्ब की पांचवी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप कभी भी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की तीसरी या वर्ब की चौथी फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। वर्ब की तीसरी या वर्ब की चौथी फॉर्म का यूज जो है वो आप ही नहीं कर सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो कल भी हमने इससे रिलेटेड जो है वो बातचीत की थी। एग्जैक्टली अगर मुझे कहीं दिख जाएगा तो मैं एक आधा क्वेश्चन उससे रिलेटेड करवाऊंगा, ताकि थोड़ा ट्रस्ट भी कह सकता हूं मैं, या थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं हमारा एक मोटिवेशन बनता है। कहां है जीवन, ये रही टेंस की पीपीटी, एक है ना। फिर मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करवाता हूं, और ये आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे बनाए हुए नहीं है। चलो पहले एक बार देख लो, दो कॉन्सेप्ट देख लो आप। तो किसका यूज नहीं कर सकते सर, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। और वही पैटर्न आपका अगर क्या बना हो आगे जाके जो है वो हम सब्जेक्ट का यूज करें, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी तो मेन वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद में भी क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। तो अगर ऐसा हुआ कि सर हेल्पिंग के बाद मेन वर्ब आ रही है, तो मेन वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म आ सकती है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है, और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है। लेकिन कभी भी मेन वर्ब की सेकंड और मेन वर्ब की पांचवी फॉर्म का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं किया जा सकता। कभी भी मेन वर्ब की सेकंड और पांचवी फॉर्म का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं किया जा सकता।
नहीं समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसके स्ट्रक्चर पे देखो, जैसे मान लो क्वेश्चन ये आ रखा हो, एग्जाम्पल ले लो ना आप तो फटाफट से। आई क्या ये बात लिखी जा सकती है? दूसरा सेंटेंस, क्या हम ऐसा कुछ कह सकते हैं? आई डूइंग माई वर्क, आई डन माई वर्क। अगर आप स्पोकन की बात कर रहे हैं, बोलने की बात कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि स्पोकन का मेन मैटर होता है कि आप कैसे सामने वाले तक भावनाएं अपनी पहुंचा रहे हैं। जबकि आप अगर किसकी बात कर रहे हैं, आप अगर ग्रामेटिकल सेंस की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों ही बातें कहना गलत हो जाएगी। क्या था? फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगी, पांचवी हो जाएगी। नीचे जो है वो सेकंड और आपकी पांचवी जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नहीं आएगी। सही तो लिखा है। जिन लोगों ने कह रहे हैं कि साहब क्लास नहीं देखी, तो आज 8 बजे तुरंत अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अजय सर को सर्च करना और पहुंच जाना। देखो ये गलत है ना, प्ले, प्लेड, प्लेइंग आ सकता है, प्ले आ सकता है, प्लेड आ सकता है। अब देखो वो जो आप बता रहे हो ना सर, वो कौन सा बता रहे हो कि जैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म जिसमें सेम हो तो उसको कह सकते हैं सेकंड करेक्ट है। अरे दोनों ही करेक्ट नहीं है, कैसी बात कर रहे हो यार? डन वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आ सकती है सब्जेक्ट के बाद में? मुझे बताओ, देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है आपको कि सब्जेक्ट के बाद में सीधी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म कभी भी सब्जेक्ट के बाद में आ ही नहीं सकती। थर्ड फॉर्म को अगर आना है तो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेके आओ, तो गलत है। दूसरा कि सर ये भी जो है वो गलत है, और आपका आई डूइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करना भी क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। यानी दोनों ही बातें गलत है। ना तो हम सब्जेक्ट के बाद में सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं और ना ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं है ना? तो दोनों का यूज नहीं कर सकते। ये इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपको और श्योरिटी हो जाए कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं कि कैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, या आपको जब क्वेश्चन पूछता है तो एलिमिनेट कैसे करना होता है, आपको कितना पता होना चाहिए। मान लो मैंने लिखा आई एम आपका जो है आई एम डिड माई वर्क, क्या ऐसा पॉसिबल है? या फिर आपका ही हैज कॉल्स मी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सर वर्ब में जो है वो, चलो इसको और ठीक करना अगर हो, मान लो इसको जो है वो थोड़ा और ठीक कर देता हूं, ऐसा ना करके ये थोड़े विचित्र से सेंटेंस दिखेंगे, मैं आपको बहुत प्यारे सेंटेंस देता हूं। जैसे मैंने कह दिया आई डिड नॉट, आई डिडंट वांटेड दैट। अब बताओ, इसका बता दो आप। आई डिडंट वांटेड दैट, या फिर सी सी डज नॉट कॉल्स मी। अब आपको नहीं लगता कि ये दोनों सेंटेंस गलत है? आई डिड नॉट वॉन्टेड दैट, कि सर ये क्या होगा? जो का होगा। आप तो मुझे ऐसा कोई सेंटेंस बताओ जिसमें आपने कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी हो। मैं आपको जानकारी दे दूं और आपको श्योर कर दूं, सुन लो मेरी बात को सर। वर्ब की सेकंड फॉर्म पूरी ग्रामर में, पूरी लैंग्वेज में एक ही जगह यूज हो सकती है, और वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बस। इसके अलावा उसका कहीं यूज ही नहीं है। ना वो मेन वर्ब की तरह यूज होगी दूसरी जगह, और ना ही वो किसी हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज होगी। ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, खास बात ये है कि सर ये ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट, ओनली इन पास्ट इंडेफिनिट इसका प्रयोग किया जा सकता है, और सिर्फ मेन वर्ब में, सिर्फ किसमें किया जा सकता है? मेन वर्ब में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। हेल्पिंग वर्ब में कभी इसका प्रयोग होगा ही नहीं, और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही आ सकती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में।
ठीक वैसे ही जो सेकंड सेंटेंस था आपका वो कौन सा था, सी डज नॉट कॉल्स मी, तो सर डू डज डिड अगर आ गया है तो क्या हम यहां पे, क्या हमें यहां पे वांटेड लिखना था, नहीं लिखना था सर। मेन वर्ब में कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती अगर वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आई है तो। यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया, तो आपका कभी भी पांचवी फॉर्म नहीं आ सकती, कोल्स नहीं आएगा, कोल आएगा। पांचवी फॉर्म हमेशा तब आती है जब सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो। दो बातें मेन वर्ब को लेकर आप याद कर सकते हैं कि सर हाँ बिल्कुल नहीं रह सकती है, और वो क्या है कि मेन वर्ब इस पैटर्न पे काम करती है, मेन वर्ब इस पैटर्न पे जो है वो काम करती है। होप यू गोट माई पॉइंट। आई थिंक इसमें अब ज्यादा डाउट्स नहीं बचे। अगर आप दो चार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखना चाहें तो मैं आपको खुशी खुशी जो है वो एक आधे क्वेश्चन दिखाता हूं, ताकि आप इस बात से समझ पाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं, वट आई वॉन्ट टू से। जैसे ओके, कहां गए भैया इस टाइप के से क्वेश्चन जो मैंने कल करवाए थे एक सेशन में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो सर, क्वेश्चन नंबर 14 देखो एक बार। हाँ डिड डू की सेकंड फॉर्म है। 14th नंबर क्वेश्चन देखो, आई डू नॉट। तो देखो हमें कैसे ढूंढना है कि सर अगर आप क्या लिख रहे हो, डू डज या डिड, मतलब हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपका, हेल्पिंग वर्ब के बाद में कभी भी मेन वर्ब में एस ई एस आई एस नहीं आ सकता, और ना ही आपका क्या आ सकता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है। ये तो मैंने अभी अभी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब अगर लिख दी तो उसके बाद ना तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है और ना ही मेन वर्ब की पांचवी फॉर्म आ सकती है। तो दो ऑप्शन तो आपके देखते देखते एलिमिनेट हो गए। अब इतना आपको पता होना चाहिए कि डू डज और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाना था, ऑप्शन सी ठीक हो जाना था। बट ये दो ऑप्शन आपको कंफ्यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि साहब ऐसा नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ना ही तो आप नोज लगा सकते हैं, ना ही आप न्यू यानी सेकंड और पांचवी दोनों ही फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा भी देखो, ये देखो जैसे, ये तो चलो इजी है। हाँ ये देखो सर, अब आप बताओ मुझे कि 11 नंबर क्वेश्चन को देखो और अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये आरपीएससी ने पूछे में, प्रीवियस ईयर है और वो भी ग्रेड एग्जामिनेशन के, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में पूछ रखे हैं। ही ब्लैंक अ लाइन अक्रॉस द पेज, ही ब्लैंक अ लाइन अक्रॉस द पेज। अब आप खुद देखो, मैंने कहा था कि अगर सब्जेक्ट लिखा हो तो उसके ठीक बाद में कभी भी मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट अगर लिखा हो तो उसके ठीक बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं हो सकता। तो ड्रॉन तो थर्ड फॉर्म है, वैसे ही ड्रॉइंग आपका फोर्थ फॉर्म है, तो ना ही तो सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड और ना ही फोर्थ फॉर्म आती है। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा। दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए क्योंकि आपने, आपको कॉन्सेप्ट पता था। ड्रू या ड्रोड, तो ड्रो की जो सेकंड लाइन होती है ना, ड्रो की जो सेकंड लाइन होती है, मतलब जो सेकंड फॉर्म होती है वो ड्रू होती है। ड्रो, ड्रू और ड्रॉ, ड्रो, ड्रू और ड्रॉ, ड्रोन नहीं आएगा सर। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी आ ही नहीं सकती। तो ये क्वेश्चंस मतलब आप समझ के चलो कि जो पढ़ रहे हैं अपन वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ भी पूछ लिया, कुछ भी पढ़ा दिया। डन, अब आ जाओ यहां पे। तो ये जो बातचीत हुई वो मेन वर्ब के बारे में बातचीत हुई है। अब मेन वर्ब को लेकर और भी हमें बहुत सारी बातें अभी तो करनी है। अब सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मेन वर्ब का लेकर चलते हैं कि सर अभी तक तो हमने फॉर्म के बेस पे देखा था, अब मेन वर्ब को हम देखेंगे अब मेन वर्ब को हम देखेंगे बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके बेसिस पे मेन वर्ब कितने टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है सर। जो ऑब्जेक्ट होता है उसके बेसिस पे मेन वर्ब जो है वो कितने टाइप की होती है, बता दीजिए एक बार।
दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? अच्छा देखो, जो हिंदी से हैं वो भी शायद इस बात को आराम से समझ जाएंगे कि सर ऑब्जेक्ट के बेसिस पे वर्ब होती है दो टाइप की। एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। मतलब इंग्लिश में उसको कहते हैं, पहली आपकी ट्रांजिटिव, एक आपकी होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी आपकी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक होती है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी आपकी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। डन। ट्रांजिटिव को सकर्मक कहते हैं और इंट्रांजिटिव को अकर्मक कहते हैं। तो सीधा सीधा हमें मीनिंग पता लग गया कि सकर्मक मतलब इसके साथ में ऑब्जेक्ट दिया जाता विद ऑब्जेक्ट, विद ऑब्जेक्ट। और अकर्मक मतलब सर इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट। वर्ब की पहचान हम ऑब्जेक्ट के आधार पर भी करते हैं कि अगर किसी वर्ब में, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है तो इसका मतलब वो जो वर्ब है वो सकर्मक है, ट्रांजिटिव है। और अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है या नहीं यूज कर पा रहे हैं तो इसका मतलब वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। वो क्या है? आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो एक विद ऑब्जेक्ट की होती है और एक विदाउट ऑब्जेक्ट की होती है। दोनों को थोड़ा सा डिफाइन हम लोग करें उससे ठीक पहले, क्योंकि अब ये है ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। ये किसके बेसिस पे है? ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। तो क्या सबसे पहले आपको ये नहीं लगता कि हमें क्या पढ़ना होगा कि सर अगर हम इसे ऑब्जेक्ट के बेसिस पे समझना चाहते हैं तो पहले तो हमें ऑब्जेक्ट पढ़ने होंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट। हिंदी में तो इसको हम लोग कर्म कह देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन को समझने के लिए आपको मेरे साथ बिल्कुल मन से जुड़ना होगा। ऑब्जेक्ट, जिसको कुछ लोग कर्म कह रहे हैं, रिसीवर कह रहे हैं, और रिसीव तो ये तभी कर पाता है, रिसीव तो ये तभी कर पाता है जब ये क्या हो, किसका काम करे। अच्छा, कितने टाइप के होते हैं ऑब्जेक्ट, ये तो बता दो, कुछ तो बताओ सर। ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर देयर? दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वो दोनों टाइप के जो ऑब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? कि सर ऑब्जेक्ट के जनरली दो टाइप हैं, और वो दोनों हैं आपके, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। एक आपका होता है डायरेक्ट और दूसरा आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन से? एक आपका होता है डायरेक्ट और एक आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दिख रहा है क्या कलर? एक आपका होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कि सर एक सजीव और एक आपका निर्जीव। एक आपका सजीव और दूसरा आपका क्या होता है? निर्जीव होता है। इनडायरेक्ट को कहते हैं लिविंग। इनडायरेक्ट को क्या कहते हैं? लिविंग ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी ये सजीव है, लिविंग है। इसका मतलब ये क्या हुआ? आपका सजीव हो गया। मैं एक आधी जगह छोटा छोटा जो है वो हिंदी में भी कई बार लिख देता हूं ताकि आपको बाद में याद रहे। दूसरा आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में नॉन लिविंग कहते हैं, यानी जो निर्जीव है, यानी जो आपका क्या है? निर्जीव है। तो एक सजीव है, दूसरा आपका क्या है? निर्जीव है। अब कौन सा सजीव, कौन सा निर्जीव, कौन सा कब काम करेगा, कैसे काम करेगा, ये जानने के लिए देखते रहिए। क्या लगा कि ऐसे बोलेंगे देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा है? अरे भाई साहब, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने से नहीं होगा, देखना पड़ेगा ये ग्रामेटिकल एपिसोड कि सर ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं, कितने हो सकते हैं, हाईएस्ट कब कब यूज होते हैं, सब सुन लो। मिस राधिका teaches us, Miss Radhika teaches us grammar। अब देखो,
अगर इस सेंटेंस को डिफाइन करें हम लोग, एक एक चीज मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप मुझे बताते चलना इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। तो आप कहेंगे कि सर इस सेंटेंस में काम करने वाला राधिका है, डूअर जिसको हम कहेंगे काम करने वाला। डूअर होता कर्ता, यानी काम को करने वाला, जो वास्तविकता में इसका सब्जेक्ट है। इसका क्या है? सब्जेक्ट है। आप अगर क्रॉस क्वेश्चन करो, इंग्लिश में पूछोगे तो कैसे पूछोगे कि आपको ग्रामर कौन पढ़ाती है, आपको ग्रामर कौन पढ़ाता है या कौन पढ़ाती है। इसका मतलब सर जी ये जो मिस राधिका की आप बात कर रहे हैं, ये वास्तविकता में क्वेश्चन मार्क जब हम हु से क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका जवाब मिल जा रहा है। हु टीचेज यू ग्रामर, आपको ग्रामर कौन पढ़ाते हैं? तो आप कहेंगे राधिका पढ़ाती है, मिस राधिका पढ़ाती है। अच्छा, टीचेज मतलब पढ़ाना। टीचेज का अर्थ क्या हो गया? पढ़ाना, और पढ़ाना तो काम है। ये आपकी वर्ब हो गई, और वर्ब रिप्रेजेंट कर रही है किसको? एक्शन को। वर्ब रिप्रेजेंट कर रही है किसको? एक्शन रिप्रेजेंटेशन की वर्ब है। किसकी वर्ब है? एक्शन रिप्रेजेंटेशन की वर्ब है। बोलो दो बातें। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि किसे पढ़ाती है और क्या पढ़ाती है, दो बातें देखो। मैंने एक पूछा किसे पढ़ाती हैं, आपने कहा हमें। अजी क्या पढ़ाती हैं? आपने कहा ग्रामर। तो इसका जवाब आपको मिल रहा है किससे? व्हाट से। क्या? ग्रामर। किसे? हमें। तो इसका जवाब आपको मिल रहा है whom से। दो बातें समझ में आ रही। अब आप मुझे बताओ कि ये जो वर्ब है, जो एक्शन हुई है, जो काम हुआ है, कौन कर रहा है? मिस राधिका कर रही है। उस एक्शन में दो आपके ऑब्जेक्ट शामिल हैं, एक तो आप और एक ग्रामर। फायदा दोनों को मिल रहा है, मतलब दोनों से जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। दो तीन चीजें मैं आपसे पूछूंगा धीरे धीरे। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये अस, आपको नहीं लगता कि हम लोग सजीव हैं? क्या हाँ कि ना? तो हम लोग सजीव ही हैं। लगना क्या है सर? whom यानी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो आपका लिविंग को रिप्रेजेंट करेगा। whom जो है अस किसको रिप्रेजेंट करेगा? लिविंग यानी जीवित को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि ग्रामर, सर ग्रामर तो जो है वो किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, ये तो नॉन लिविंग है। ये क्या है आपका? नॉन लिविंग है। इतनी बात तो समझ में आ गई सर। तो हम आगे लिख देता हूं मैं आपको कि सर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नाम के जो दो ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट को हमेशा हम ढूंढते हैं किससे? जब हम whom से क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा किसे, और किसी के लिए जिसको यूज किया जाएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वहीं हम लोग कहें कि सर व्हाट से जब हम क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो हमारा जो जवाब देने आएगा उसका जवाब होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप एक बात और देखो, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसको मैं छोड़ सकता हूं? बताओ, अस को छोड़ सकता हूं या इंग्लिश को छोड़ सकता हूं? मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जिसे मैं छोड़ सकता हूं, जिसे छोड़ा जा सकता है कि सर कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ भी दोगे तो ग्रामर पे यानी सेंटेंस पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। विच वन इज दैट? ऐसा क्या है जिसे छोड़ा जा सकता है? लिविंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज नॉन लिविंग इज। ठीक है, क्या जिंदा लोगों को छोड़ दिया जाए? अस को छोड़ सकते हैं। किसको छोड़ सकते हैं? अस को छोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि नॉन लिविंग जो है वो इंपैक्टफुल होता है। मैं इसका कारण बताता हूं। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सीधी बात करता है भाई क्या, तो ये हमेशा वर्ब को बताएगा। क्या मतलब? एक्शन की बात हो रही है और एक्शन हमेशा रिप्रेजेंट करेगी किसको? एक्शन जो है वो वर्ब को। बोलो हाँ कि ना? तो सेंटेंस में अगर कोई भी सेंटेंस जो है वो हुआ है, किसी भी सेंटेंस में काम हुआ है, एक्शन हुई है, तभी तो जवाब मिल रहा है क्या। तभी तो जवाब मिल रहा है क्या। देखो, आप अगर ये छोड़ दोगे ना, मिस राधिका ग्रामर जो है वो मतलब मिस राधिका हमें पढ़ाती है, तो इस बात का जवाब आपको अभी भी ढूंढना पड़ेगा कि क्या पढ़ाती है। आपको क्या पढ़ाती है? मिस राधिका हमें पढ़ाती है जी, क्या पढ़ाती है? इतने सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये कह दूं मिस राधिका ग्रामर पढ़ाती है, तो अब इस बात का जवाब पूछने की जरूरत नहीं है किसे पढ़ाती है। किसे भी पढ़ाती है, उसका काम है पढ़ाना, और पढ़ाती है ग्रामर। तो दोनों बातें सेटिस्फाइड हो गई, एक्शन भी सेटिस्फाइड हो गई और ऑब्जेक्ट भी सेटिस्फाइड हो गया। तो हमेशा याद रखिएगा सर कि हम अस को यानी लिविंग को स्किप कर सकते हैं, नॉन लिविंग को स्किप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा इससे अटैच होता है वर्ब से। देखो, पढ़ाती है हमें नहीं, पढ़ाती है क्या? क्या पढ़ाती है? ग्रामर पढ़ाती है। क्या खाती है? ये खाती है। क्या पीती है? ये पीती है। क्या करती है? पत्र लिखती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो वर्ब के लिए यूज हो रहा है। क्या सेंटेंस से वर्ब हटा सकते हैं? तो आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं होगा।
तो दो तीन बातें कि सर एक ये नहीं हटा सकते, एक ये हमेशा। चलो एक आधा सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया, मिस्टर जुगनू, कुछ तो हंसी मजाक की जाए, गिफ्टेड मी अ कार। मिस्टर जुगनू ने मुझे एक कार गिफ्ट की है सर। अब आप मुझसे पूछोगे कि साहब आपको कार किसने दी? किसने? हु गिफ्टेड यू अ कार? आपको कार दी किसने? तो इसका मतलब मिस्टर जुगनू जो है वो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। यस और नो? तो आप कहेंगे हां जी। गिफ्ट करना मतलब आपका क्या हो जाएगा सर? ये वर्ब हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। तो दो बातें तो डन हो गई कि सर ये तो इसका डूअर है, कार्य को करने वाला है, ठीक है, काम कर रहा है किसका? गिफ्ट देने का। किसे दे रहा है? मुझे दे रहा है। क्या दे रहा है? कार दे रहा है। तो कौन सी जरूरी है और कौन सी जरूरी नहीं है? तो आप कहेंगे कि सर लिविंग की जरूरत नहीं पड़ती है, नॉन लिविंग की जरूरत पड़ती है। डन। तो होम से क्या आएगा? होम से जब क्वेश्चन करोगे तो ऑब्जेक्ट आएगा आपका लिविंग, और व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट आएगा नॉन लिविंग। अब कई बार जो है वो कुछ साथी ये भी कह देते हैं कि क्या सर इनको ऐसे ही लिखा जाता है, पहले लिविंग और दोबारा जो है वो नॉन लिविंग लिखा जाता है? तो ऐसा नहीं है। वी कैन इंटरचेंज द प्लेस। हम प्लेस को इंटरचेंज तो कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये लिख सकता हूं, मिस्टर जुगनू, मिस्टर जुगनू गिफ्टेड। अगर मैं चाहता हूं कि सर मैं पहले नॉन लिविंग को लिखूं तो मुझे लिख देना है गिफ्टेड अ कार। अब जब मैं नॉन लिविंग को लिखने के बाद में, नॉन लिविंग को लिखने के बाद में वापस लिविंग को लिखूंगा तो मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत पड़ेगी, और वो क्या है कि सर मुझे इसमें क्या यूज करना होगा? टू का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेंटेंस में रखते हो तो उस कंडीशन में वो हमेशा, मतलब ये कह दो या ये कह दो कि प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस हमेशा प्रीपोजिशन से जुड़ता है। तो इसको लिखना है तो फिर ऐसे लिखा जा सकता है, ये भी सही है, ये गलत नहीं है। दोनों तरीके हो सकते हैं कि या तो लिख दो मिस्टर जुगनू गिफ्टेड अ कार टू मी, या लिख दो मिस्टर जुगनू गिफ्टेड मी अ कार। दोनों बातें डन है सर। एक दो छोटी छोटी चीजें और सीख लो। लगे हाथ, बहती गंगा में हाथ धोना कोई बुरी बात नहीं। अगर हमने दो बातें सीख ही ली है तो इसको भी थोड़ा सा जो है वो कंसिडर किया जाए। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, और वो है कि सर यहां तीन बातें जो है वो आइडेंटिफिकेशन का काम करेगा। ठीक है, आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर ऑफ अ नाउन। आपको नाउन कैसे ढूंढना है उसके लिए आइडेंटिफिकेशन में हम तीन बातें करते हैं जनरली, या फिर आप इसको और भी तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब ये क्या है मैं समझाता हूं आपको। देखो, एक तो आप पढ़ते हो हु, क्या पढ़ते हो? हु। एक आप पढ़ते हो whom, और एक आप पढ़ते हो what। इन तीनों का प्रयोग नाउन या फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। इन तीनों का प्रयोग नाउन, प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। जब भी आप हु से आइडेंटिफाई करने का प्रयास करोगे तो आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट मिल जाएगा। सेंटेंस का क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आप ये बताओ कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। इस एग्जाम्पल में इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, और क्या वो हु से ढूंढ पा रहे हैं हम लोग?
टीचिंग, नहीं नहीं, माई तो है ही नहीं। माई ऑब्जेक्ट में कहां पहुंच गए? वर्ब से पहले ही रहो, वर्ब से पहले ही रहो। देखो टीचिंग जो है वो कुछ साथी कह रहे हैं कि सर टीचिंग इसका सब्जेक्ट है, और बिल्कुल सब्जेक्ट है सर। ये क्यों बनता है ये तो मैं आपको धीरे धीरे एडवांस वर्ब में सिखाऊंगा। इसको जिरंड कहते हैं। अगर आप हल्का हल्का जो है वो याद रख पाओ, फिर जब मैं एडवांस वर्ब पढ़ाऊंगा तो इसकी पूरी बातचीत हम लोग करेंगे, जिरंड होता क्या है, बनता क्या है, सब कुछ। अब आप ये देखो कि आपने सब्जेक्ट तो पहचान लिया, लेकिन क्या इस सब्जेक्ट की पहचान आप हु से कर सकते हो? हु इज माई पेशेंट, क्या मैं ऐसे कहूंगा? क्या मैं ये कह सकता हूं हु इज माई पेशेंट? आप कहोगे नहीं सर ये तो कहना गलत होगा। आपको कहना होगा व्हाट इज माई पेशेंट। क्या होगा? व्हाट इज माई पेशेंट। तो हु इज माई पेशेंट नहीं होता है, व्हाट इज माई पेशेंट होता है। तो आपको जो समझाना था ना जनरली वो ये था कि हु से आप सब्जेक्ट को ढूंढ तो सकते हैं, लेकिन शर्त ये याद रखना कि वो सब्जेक्ट लिविंग होना चाहिए। वो सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए, जीवित होना चाहिए, तभी आप उसको हु से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आप यहां कर रहे थे, ये जुगनू भैया जो है वो जीवित थे, तो आप हु कह दो भले, कोई दिक्कत नहीं है। हु गिफ्टेड मी अ कार, इससे पहले जो है वो मिस राधिका जो है वो लिविंग था, तो हमने कह दिया हु टीचेज यू ग्रामर। तो ये लिविंग है, और लिविंग को हु से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर बात आती है हुम की, कि सर हुम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ढूंढने का काम करता है, और ऑब्जेक्ट भी क्या होना चाहिए? शर्त इसकी भी याद रखना कि ये लिविंग होना चाहिए। लिविंग ऑब्जेक्ट को ढूंढने का, जीवित ऑब्जेक्ट को ढूंढने का काम करता है आपका कौन? हुम। तीसरा है व्हाट। व्हाट दोनों काम करता है सर। व्हाट जिसके बारे में जनरली लोगों को कम पता है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों को ढूंढ सकता है। व्हाट के दो नेचर हैं, ये सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट दोनों के लिए यूज किया जाएगा। ये सब्जेक्ट को भी ढूंढ देगा, ऑब्जेक्ट को भी ढूंढ देगा, और शर्त ये रखेगा अपने साथ में कि दोनों ही नॉन लिविंग होने चाहिए। अगर नॉन लिविंग हुआ तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है, तो हमने तुरंत कह दिया ये नॉन लिविंग है, तो हमने तुरंत कह दिया कि व्हाट इज माई पेशेंट, व्हाट इज माई पेशेंट, ये ढूंढ देगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये लिविंग होता तो फिर ये मना कर देता कि नहीं नहीं मैं नहीं ढूंढूंगा, वो उससे पूछो, मैं पड़ोसी जो है वो हमारे रहता है हु, उससे पूछो, वह ढूंढने का काम करता है, जिंदा आदमियों को वही ढूंढता है, मैं तो निर्जीव जो है वो वस्तुओं को ढूंढने का मेन काम है अपना, ठेका अपन ने उनका लिया हुआ है। कौन सा? व्हाट। व्हाट चाहे सब्जेक्ट को ढूंढ लो चाहे ऑब्जेक्ट को ढूंढ लो, नॉन लिविंग में ढूंढना। इनमें दोनों में सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हु और ऑब्जेक्ट में ढूंढने के लिए हुम का यूज किया जाता है, और दोनों लिविंग होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? लिविंग होने चाहिए। यहां तक कल रीड, रिपीट और रिवाइज वाली पॉलिसी का यूज करके पधारना। पतंगबाजी का माहौल है, अगर माहौल ज्यादा गड़बड़ाया तो हो सकता है स्किप करके परसों ले लें इस क्लास को, वरना में भी अगर क्लास लगी हुई दिखे तो समझ जाना होगी, नहीं लगी हुई दिखे तो समझ जाना नहीं होगी। बट YouTube के सेशन जरूर होंगे, क्योंकि वो तो नाइट में चलते हैं। 8 PM पर YouTube चैनल है अपना, उस पर आना है, सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल आइकन सब कुछ दबा के रखो। बिना कहे बिना पूछे जो है वो 8 बजे बैठ जाना है, 8 से 9 1 घंटे के लिए क्लास का टाइम निकाल के। धीरे धीरे सर आ जाएगा, आप बहुत बहुत आराम आराम से पढ़ो। मैं जल्दबाजी करूंगा भी नहीं, मैं बिल्कुल भी, मुझे भागने की इच्छा नहीं है कि मुझे वर्ब 2 ही क्लास में करवानी है, मैं तो 10 में करवाऊंगा। अपना प्लेटफॉर्म है, अपने ऊपर कोई मालिक नहीं है, कोई अपन को ये नहीं कहने वाला कि साहब 70 क्लास में कोर्स पूरा हो जाना चाहिए, 70 क्लास का पेमेंट देंगे आपको, 140 पे लेंगे तो हमारी मर्जी। वो कैब सुबह चल रही है, वो कैब को रेगुलर तैयार करो। क्यों? क्योंकि वो पर डे की जितनी भी क्लासेस आप लोगे उतनी उसी हिसाब से जो है वो चीजें तैयार होती रहे। इसके बारे में जो है वो थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। और यूट्यूब चैनल से वैसे तो बहुत सारे लोग भली बाती जो है वो परिचित है, बट फिर भी कई बार एडवर्टीजमेंट करने की जो है वो इच्छा हो जाती है, तो ऐसे ही एडवर्टीजमेंट के लिए हमें यहां से एक यूट्यूब चैनल खोलना होगा जिसका नाम है, वैसे जानते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कई साथी हमारे ऐसे हैं जो सीधे पेड में जो है वो क्लास ले रहे हैं, मतलब कभी उन्होंने यूट्यूब चैनल भी नहीं देखा है, किसी ने उनको रिकमेंड कर दिया कि भाई वहां क्लास चलती है, वहां से आपको क्लास ले लेनी है, और वो इतने प्यारे हैं कि पूछते भी नहीं है। ये अपना यूट्यूब चैनल है, और उस पर एक बहुत कम समय में, मतलब 11 जनवरी 2024 से मैं काम करने लगा हूं, और उसमें हमने 41,000 से ज्यादा लोगों का परिवार बना रखा है। तो आप सर्च कीजिएगा लेट्स लर्न विद अजय सर के नाम से,
और इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम पे, देखो क्लास लगी हुई दिख रही है अभी भी, ये रही आपकी। और भी बहुत सारी क्लासेज है, रेमन मार्टिन के कुछ अच्छे सेशंस लिए हुए हैं या बाकी सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये वाली क्लास अभी 8 बजे आएगी, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 26 मिनट 50 सेकंड बाद में ये क्लास लाइव हो जाएगी। डन। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।